मित्रों, डर का राज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अब एक नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। एम्बुलेंस 108 का आतंक, जो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और आपसे आशा करते हैं कि आप भी 1 सेकंड अपना खर्च करके मेरा पूरा सहयोग करेंगे, ताकि हम और आप एक परिवार के रूप में अच्छा से अच्छा कंटेंट सुन सकें। यह एक कहानी है जिसमें एम्बुलेंस 108 रात भर अलग अलग गांव, कस्बों, सुनसान जगहों, जंगलों में दिख जाती है, जिससे चारों ओर दहशत का माहौल था। इस एम्बुलेंस से चारों ओर खौफ फैला हुआ था, लेकिन सबसे अधिक खौफजदा 9 लड़के और रात भर घूमने वाले गुंडे और सौदे थे, क्योंकि एम्बुलेंस के साथ साथ खूबसूरत लड़कियां भी अंधेरी रात में बन गई थी समाज का बहार। आइए हम इसे सुरेखा के ही माध्यम से सुनते हैं। सुरेखा बताती है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर थे। उनको शराब की लत थी, इतनी अधिक थी कि मेरे हाई स्कूल में रहते ही इनका किडनी लीवर डैमेज हो गया था। माँ मेरी दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती थी और जो वह कमाती थी उसी से खर्च और मेरी पढ़ाई हो पाती थी। पापा के इस बुरे लत के कारण वह असमय ही हमें छोड़कर चले गए। मैंने हाई स्कूल काफ़ी मेहनत से पास किया, इससे मेरे अच्छे मार्क्स आए। मैंने मोहल्ले के बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। मुझे काफ़ी अच्छे पैसे मिलने लगे, जिससे मैंने इंटर भी अच्छे मार्क्स से पास किए। अब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में पढ़ाई करने के लिए ठान ली। मैंने बहुत मेहनत की और मेरा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो गया। मैंने बीएससी नर्सिंग की डिग्री भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर लिया। अब मैं एक अच्छी नौकरी पाना चाहती थी। जगह जगह फॉर्म भरा। एक दिन मुझे एक बड़े हॉस्पिटल से कॉल आया। उसमें कोई सुलक्षणा सक्सेना ने कॉल लगाया था। उन्होंने मेरे सिलेक्शन के विषय में बताया कि तुम्हें 1,20,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी रात को ही रहेगी और खाना भी यही मिलेगा। मैं यह बात सुनकर उछल पड़ी। रात की ड्यूटी से थोड़ा माँ को असमंजस हुआ, लेकिन इतना बड़ा महिला अस्पताल, तो उसमें डर कैसा? सारे नर्सेज डॉक्टर महिलाएं ही हैं। उसमें माँ को समझाकर मैंने उस नौकरी को ज्वाइन करने का मन बना लिया। दूसरे दिन मुझे उसी नंबर से फिर कॉल आया। मैंने अपनी नियुक्ति की स्वीकृति दे दी। डॉक्टर सुलक्षणा ने कहा, तुम्हें रात को 12 बजे एम्बुलेंस 108 लेने पहुंच जाएगी। मैंने स्वीकृति दे दी। माँ भी एम्बुलेंस तक मुझे छोड़ने गई। हमने देखा कि एम्बुलेंस ड्राइवर भी एक महिला ही है। माँ को भी बहुत संतुष्टि हुई। मैं हॉस्पिटल में पहुंची तो मुझे इंचार्ज का रूप बताया गया और मुझे उन मरीजों की देख रेख दी गई जो बीमार वार्ड में थी। जो दवाइयाँ और इंजेक्शन उन्हें देना था वही देना, बाकी उनसे कोई बात नहीं करना, यह मुझे सख्त हिदायत थी। यह बात मुझे ऐसी अजीब सी लगी कि मुझे मरीजों से कोई बात नहीं करनी। खैर, मुझे इससे क्या, अपनी ड्यूटी से मतलब था। उसमें जितने भी कर्मचारी थे कोई किसी से बात नहीं करते थे। जो भी था सब लिखित होता था। डॉक्टर सुलक्षणा का यह सख्त निर्देश था। डॉक्टर सुलक्षणा ऑपरेशन थिएटर में ही रहती थी। एम्बुलेंस में जितने भी मरीज आते थे वे सभी पूरा ढके हुए रहते थे। सभी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता था। यह बात भी मुझे काफ़ी अलग सा लगा, आश्चर्यजनक लगता था। लेकिन मुझे सख्त निर्देश था कि अपनी ड्यूटी के अलावा कहीं जाना आना नहीं है, न तो किसी से बात करना है। मुझे कभी
ऊबन होता तो रिसेप्शनिस्ट से बात करने का प्रयास करती, लेकिन वह भी कोई बात नहीं करती। मैं सोचती शायद इतना सख्त नियम होने के कारण कोई बात नहीं करता है, पर दिन जो मरीज डिस्चार्ज किया जाता वह रात में ही किया जाता, लेकिन किसी मरीज से न तो कोई मिलने आता न ही कोई लेने आता। डिस्चार्ज किए गए पेशेंट भी सीधे आते और सीधे जाकर एम्बुलेंस में बैठ जाते। अब मुझे अस्पताल में आए 2 माह हो गए थे। मुझे अच्छी सैलरी भी समय पर मिलती थी। एक दिन मेरी एक पड़ोसन को डिलीवरी होने वाली थी। मैंने अपने पड़ोसन को अपने अस्पताल में भर्ती कराने को सोचा। जब मैं इस पते पर गई तो उस जगह कोई अस्पताल ही नहीं मिला। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने रात में एम्बुलेंस चालक से पूछा। पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में उसने कहा कि यहाँ केवल एक इमरजेंसी महिला मरीजों को भर्ती की जाती है, जिनकी बुकिंग केवल डॉक्टर सुलक्षणा करती है। एक दिन मैंने ध्यान दिया कि वार्ड में जितने भी मरीज होते हैं उनके चेहरे, छाती और कमर के नीचे ही पट्टियाँ बंधी होती थी। बाकी पूरे शरीर में कहीं कुछ भी घाव या चोट नहीं होता। मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो उसने कहा, अपने काम से मतलब रखो, ताक झांक करना अच्छा नहीं। अगले दिन मैं अपने वार्ड में ही एक मरीज को एक इंजेक्शन लगा रही थी। वह मरीज उठ बैठी। उसने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा, तुम बहुत सुंदर हो, क्या मैं तुमसे प्रेम कर सकता हूँ? मैं डर गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे गाल पर अपने दांत से पकड़ लिया। मैं चीख पड़ी। तभी वहाँ एक दूसरे वार्ड गर्ल आ गई। उसने उसे तेजी से झटका दिया और वह बिस्तर पर गिर गई। मैं कांप रही थी। दूसरी वार्ड कर्मी ने कहा, थोड़ा सतर्क रहा करो, यह सभी मरीज गहरे अचेतन अवस्था में रहते हैं, इसलिए ऐसे हादसे हो सकते हैं। लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि अचेतन अवस्था में भी कोई स्त्री किसी मर्द की बोली में यह नहीं कह सकती कि क्या मैं प्रेम कर सकता हूँ। एक दिन रात मैंने देखा कि एम्बुलेंस कहीं गई है और डॉक्टर सुलक्षणा भी कहीं इधर उधर है। मैं चुपके से ऑपरेशन थिएटर में घुस गई और देखा कि 2-3 अलमारियां हैं जिसके पीछे छिपने का काफ़ी जगह है। मैंने वहां आराम से छिप गई। कुछ देर बाद डॉक्टर सुलक्षणा और उनके साथ 2 अन्य सहयोगी जूनियर लेडी डॉक्टर अंदर आती हैं। तभी एक मरीज को अचेतन अवस्था में लिए एम्बुलेंस कर्मी आते हैं। उस मरीज का कपड़ा जैसे ही हटाया जाता है, उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह एक नवयुवक का शरीर था जो मृत हो चुका था। मैंने मुश्किल से अपने को रोके रखा। डॉक्टर सुलक्षणा और उनके सहयोगियों ने निर्दयता से ऑपरेशन करना शुरू किया। उस युवक का गुप्तांग काटकर स्त्री का बना दिया गया। उसकी छाती को एक स्त्री की छाती में बदल दिया गया है। चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके सुंदर लड़की बना दिया गया है। फिर डॉक्टर सुलक्षणा ने एक अजीब सा मंत्र बोला और कहा, उठ। अब वह नवयुवती का शरीर उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर सुलक्षणा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? नवयुवती ने कहा, डॉक्टर समीर। डॉक्टर सुलक्षणा ने कहा, नहीं, डॉक्टर समीर इज़ नो मोर। डॉक्टर समीर अब नहीं है, वह मर गया। अब तुम डॉक्टर सुशीला हो गई हो और मेरे साथ काम करोगी, समझी? डॉक्टर सुशीला ने कहा, यस सर। अब डॉक्टर सुलक्षणा ने उसे कोई इंजेक्शन लगाया जिससे डॉक्टर सुशीला तुरंत बेहोश हो गई। उसे लेकर अन्य सहकर्मी मरीज वार्ड की ओर चले गए। मैं बेहोशी सी हो गई थी। अब अकेले डॉक्टर सुलक्षणा वहाँ थी। डॉक्टर सुलक्षणा उठकर सीधे अलमारी के पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाला। मैं कांप गई। उसने मुझसे कहा, डरो मत, तुम्हें यहाँ कोई डर नहीं है। मैंने तुम्हारी गरीबी और परेशानी को देखकर तुम्हें यहाँ रखा है। मुझे किसी कर्मचारी की कमी नहीं। अगर तुम जाना चाहो तो नौकरी छोड़ भी सकती हो।
लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुम्हें कोई 10 या 15,000 रुपये की नौकरी ही देगा। आगे डॉक्टर सुलक्षणा कहती है, मैं डॉक्टर लक्ष्मण था जो आज डॉक्टर सुलक्षणा के रूप में तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन MBBS सर्जरी के फाइनल में ही मेरे साथ गंभीर हादसा हुआ। मैंने एक समारोह में एक्टिंग लड़की की। लड़की के मेकअप करने पर डॉक्टर लक्ष्मण के अतीत का जीवन ही खत्म हो गया। मैं लड़की के रूप में मेडिकल कॉलेज के सभी लड़कियों को मात दे गया। अब मेरे 3 सहपाठी डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर फैज और डॉक्टर मनीष तीनों ने पागलपन की हद पार कर दी। वे तीनों मुझे किडनैप करके डॉक्टर विलास की सहायता से मेरा लिंग परिवर्तन करा दिया और मुझे डॉक्टर सुलक्षणा का नाम दिया। मुझे अपहरण करके रखा गया और मेरे साथ रोज बर्बरता की हद की जाती थी। अंत में मैंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। यहाँ इस हॉस्पिटल में जो भी लोग हैं वे सभी अभी इस संसार में अपने शरीर में जीवित नहीं हैं, बल्कि उन सभी को मैंने या मेरे सहयोगियों ने जहर का इंजेक्शन देकर मार डाला है। उसके बाद मैंने उनका लिंग परिवर्तन तथा प्लास्टिक सर्जरी करके एक युवती का रूप दे दिया है। जितने भी मरीजों को तुम इंजेक्शन देती हो केवल उनका घाव सूखने के लिए दिया जाता है। वे सभी मर्द से लिंग परिवर्तन करके स्त्री बनाए गए हैं और वह जीवित नहीं है। कुछ समय बाद उन सभी को शहर के अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया जाता है, जहां वे ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं जो रात में लड़कियों से बलात्कार या ज़बरदस्ती करने वाले सोहदे लोग होते हैं। फिर हमारा एम्बुलेंस उन्हें यहाँ लाता है और हम उन्हें एक नया नाम देकर अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। उन चारों डॉक्टरों को भी मैंने नया रूप दिया है, जिनमें 3 अभी मेरे साथ ही हैं। एक वह है जो एम्बुलेंस में ही रहता है। हाँ, एक बात और, तुम और रिसेप्शनिस्ट 2 लोग हैं जो अपने वास्तविक रूप में हो और तुम लोगों को कहीं कोई भी खतरा यहाँ नहीं होगा। तुम्हारी समस्या को देखकर मैंने तुम्हें यहाँ रखा है। यह अस्पताल केवल रात में ही चलता है। दिन में यहाँ अंग्रेज़ों के समय की अफीम कोठी पाई जाती है जो बंद रहती है। यह बात याद रखना कि इस विषय में किसी से कोई चर्चा मत करना, वरना तुम भी इसमें शामिल हो जाओगी। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी के अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि मैं अगला कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं।